आइए बच्चों, आपका स्वागत है सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 16 में, जिसका मुख्य शीर्षक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि पाचन ग्रंथियों पर आज हम लोग पूरी विस्तृत अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो भोजन के पाचन होते हैं, आहार नाल में जो भोजन पचता है, उसके पीछे संपूर्ण जो क्रिया होती है वो किन ग्रंथियों से होकर के, कौन से एंजाइम से स्रावित होकर के भोजन के कौन से पार्ट को पचाया जाता है, या कौन कौन सी ऐसी पाचन ग्रंथियां हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पाचन ग्रंथियों के अगर प्रकार की बात करी जाती है तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखते हैं, अगर अपने बिल्कुल टॉपिक पर आते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आप क्या देखते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, लार ग्रंथियां। क्या कहा जाता है, याद कर लेंगे, इनको हम लोग कहते हैं लार ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या फिर इनको हम लोग स्लाइवरी ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स कहा जाता है इनको, यानी कि लार ग्रंथियां या स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो इनके बाद मुख गुहा के बाद, क्योंकि ये ग्रंथियां अगर हम लोग अभी बात करते हैं तो ये सबसे पहले पाई जाती हैं। जब हम अपने पाचन तंत्र को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको कौन सी स्लाइवरी ग्लैंड्स मिलती हैं। दूसरे नंबर पर जब हम आगे बढ़ते हैं, भोजन को ग्रीवा नाल से नीचे उतारते हैं, तो दूसरे नंबर पर आपको कौन सी ग्लैंड्स मिलती है, जिसको आप कहते हैं यकृत। क्या करेंगे, यकृत, या फिर इसे आप लोग लीवर भी कहते हैं, ध्यान रखना है, या तो लीवर कह सकते हैं या फिर इसे यकृत कह सकते हैं, यानी कि यकृत या लीवर के नाम से जाना जाता है। अगर चाहें तो इसका एक नाम और याद कर सकते हैं, जिगर, ठीक है, नोट कर लेना है आपको कि जिगर के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि यकृत के नाम से जाना जा रहा है। अब बात हम लोग करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि अग्नाशय। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय को दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, बिल्कुल अग्नाशय को पैनक्रियाज, अग्नाशय को क्या बोलेंगे, पैनक्रियाज के नाम से इसे जाना जाता है। नोट कर लेना है, पैनक्रियाज ये कहते हैं। यानी कि अब आपने देखा है कि हमारे जो पाचन तंत्र होते हैं उनमें जो पाचन ग्रंथियां होती हैं, उनमें अगर देखा जाए तो ये उनके बड़े बड़े प्रकार होते हैं। और अब बात करेंगे, पाचन ग्रंथियां जो होती हैं वो छोटे छोटे अपने नामों से जानी जाती हैं, जो इन्हीं के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं, कहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम आते हैं अपनी लार ग्रंथियों के बारे में देखते हैं। और स्लाइवरी ग्रंथियां जो होती हैं, सबसे पहला प्रश्न इनका आप क्या तैयार करेंगे, यानी कि ये जो स्लाइवा ग्रंथि होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये पाई जाती हैं आपके, जिसे आप कहते हैं, ठीक है, मुख गुहा में। ये मुख गुहा में पाई जाती हैं, यानी कि ये ग्रंथियां मुख गुहा में पाई जाती हैं, ठीक है, मुख गुहा में पाई जाती हैं, ठीक है। अब प्रश्न आपका आता है कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये जो होती हैं सारी मुख गुहा में पाई जाती हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि ये जो ग्लैंड्स होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये मुख गुहा में पाई तो जाती हैं, मगर ये कितने प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये कुल 3 प्रकार की होती हैं। ये कुल 3 प्रकार की होती हैं जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। कुल कितने प्रकार की याद रखने हैं, 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, की होती, ध्यान रखना है, ये कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। तीनों के सबसे पहले आपको नाम और उनके स्थान याद करने हैं कि इनके स्थान क्या हैं, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती हैं, तो इनके नाम भी देखने और स्थान भी आपको देखने हैं। तो सबसे पहले भाई देखते हैं, सबसे पहले ये जो स्लाइवा ग्रंथि आपकी होती है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर, और ये दूसरा नंबर हुआ, और ये आपका तीसरा नंबर हुआ। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि ये जो लार ग्रंथियां होती हैं, सबसे पहले कौन सी याद करेंगे,
नोट कर लेना है पैरोटिड ग्रंथि। क्या बोलेंगे? नंबर 1 पर हम नोट करेंगे पैरोटिड के नाम से जाना जाता है, इसे पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि नोट कर लें दोबारा, पैरोटिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रंथि ये। ठीक, दूसरी सबमेंडिबुलर, क्या बोलते हैं? सबमेंडिबुलर कहते हैं, सबमेंडिबुलर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और सबलिंगुअल, क्या कहते हैं? सबलिंगुअल, इसको बोलते हैं सबलिंगुअल कहते हैं। ध्यान रखना, यानी कि जो लार ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल अपने स्क्रीन पर, जैसा आपको समझ में आ रहा है कि जो स्लावा ग्लैंड्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। और कहाँ पाई जाती हैं तो ये नोट कर लेना है, ये मुख गुहा में ही, पूरे मुख के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। तीनों प्रकार के आपने देखे हैं कि किस प्रकार से, यहाँ पर आपने नाम देखा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड्स, उसके बाद सबमेंडिबुलर ग्लैंड्स और उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से इसे जाना जाता है। मगर बात यहाँ पर आती है कि इन ग्रंथियों के बारे में जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि इनमें जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, स्रावित होते हैं, वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इनको हम पाचक रस या हार्मोन कहते हैं। तो पाचक रस यानी एंजाइम भी कह सकते हैं, हार्मोन भी कह सकते हैं। इनका स्राव मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है। अब इन तीनों ग्रंथियों के माध्यम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है अब इसके बाद कि इन ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो कौन से होते हैं। तो बिल्कुल सबसे पहले याद कर लेना है टाइलिन। कौन सा एंजाइम होता है? यानी इन सब के द्वारा मिल करके यहाँ जो एंजाइम स्रावित किए जाते हैं जिन्हें आप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, क्या करना है? हार्मोन या फिर एंजाइम जो आपके होते हैं वो कौन से होते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको पाचक रस भी कहते हैं। नोट करना है, नोट कर लेना है, इनको क्या कहते हैं? पाचक रस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पाचक रस इनको कहा जाता है। अब देखो भाई, अब सबसे पहला प्रश्न आता है, इनसे जो पाचक रस निकलते हैं, इनसे जो पाचक रस निकलते हैं, जो हार्मोन निकलते हैं, वो कौन से निकलते हैं? तो सबसे पहला जो पाचक रस आपका आता है वो कौन सा आता है? गौर करना है आपको, जिसे हम लोग कहते हैं टाइलिन। ठीक है, टाइलिन। ये जो टाइलिन होता है ये हमारी लार में पाया जाता है, जिसको हम लार कहते हैं, टाइलिन कहते हैं। और इस लार की अगर हम बात करें तो टाइलिन के अंदर कई सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो हमारे भोजन को सुरक्षित रखने का काम करते हैं और भोजन के उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है या उनके जो अवयव हैं उनको पचाने का काम करते हैं। टाइलिन का वैसे मुख्य कार्य क्या होता है? तो टाइलिन का जो कार्य होता है वो ये होता है कि ये हमारे भोजन को मंड के रूप में बदलने का काम करती है। लार का काम क्या होता है? टाइलिन का काम क्या होता है? भोजन को मंड बनाने का काम करती है और फिर ये जो मंड होता है यही आगे चलकर जो है ग्लूकोज में बदल जाता है, यानी पूर्ण रूप से पच जाता है। जो शरीर को चाहिए वो ग्लूकोज के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। मगर टाइलिन के बाद यहाँ पर देखेंगे अन्य प्रकार के, टाइलिन के बाद इमाइलेज। क्या याद करना है? इमाइलेज जिसे कहते हैं, इसमें इमाइलेज यानी कि यहाँ पर इमाइलेज, हमारी लार में इमाइलेज भी होता है, टाइलिन भी होता है। और उसके बाद यदि हम लोग देखेंगे तो एक छोटा सा पॉइंट आपको देखने को मिलता है, जैसे आप गौर करेंगे, छोटा सा पॉइंट देखेंगे कि इनमें इन एंजाइमों के साथ वह एंजाइम कौन सा है जो कि मानव शरीर में भोजन में उपस्थित जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको लार में वो नष्ट कर देता है। थायोसाइनेट क्या बोलते हैं? अगला याद कर लीजिएगा,
थायोसाइनेट, ये एक एंजाइम हमारी लार में होता है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है भोजन के बैक्टीरिया जो होते हैं इनको नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, इमाइलेज जो होता है ये भोजन को, ये जो दोनों मिलके भोजन को मंड के रूप में बनाते हैं। क्या बना देते हैं? मंड के रूप में बना देते हैं। और मंड को आप रासायनिक भाषा में पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको आप लोग बोलते हैं इसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। सेकेराइड्स के नाम से इसे जानते हैं भाई, भूलना नहीं, पॉलीसेकेराइड्स। यानी इसका जो केमिकल नेम अगर कहीं कहीं पूछ लिया जाता है तो पॉलीसेकेराइड्स जो शर्करा होती है वो कौन सी? मंड ही तो है। मंड को दूसरी भाषा में अंग्रेजी में क्या कहते हो? स्टार्च कहते हो। क्या कहते हो भाई? स्टार्च के नाम से इसे जाना जाता है। मगर यही लार आगे चल करके अगर हम बात करें, ये इमाइलेज और टाइलिन भोजन को पहले मंड बना देता है, मंड यानी पॉलीसेकेराइड्स बना देता है। मगर यदि देखें, इसी चीज को देखें तो ये जो पॉलीसेकेराइड्स होता है आगे चलकर क्या बन जाता है? डाइसेकेराइड्स। ये क्या बन जाता है? अगर केमिकल नेम की ही बात करेंगे तो डाइसेकेराइड्स बन जाता है। सेकेराइड, ठीक है, डाइसेकेराइड्स ये कंप्लीट हो जाता है। और इस डाइसेकेराइड्स को क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर इसे स्टार्च या मंड कहते हैं, तो डाइसेकेराइड्स को हम अपने सामान्य नेम में क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं मंड। स्टार्च बोल देते हैं तो इसे बिल्कुल सीधे सीधे माल्टोज कह देते हैं। डाइसेकेराइड क्या होता है? माल्टोज होता है। इसको हम लोग माल्टोज के नाम से जानते हैं, जिसे डाइसेकेराइड। और यही माल्टोज आगे चल करके क्या बन जाती है? यही माल्टोज लास्ट प्रोडक्ट जो तैयार होता है मानव शरीर के लिए, यही तैयार होता है जिसे कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं इसको? ग्लूकोज के नाम से इसे जानते हैं। तो आपने अभी देखा कि मानव के शरीर में किस तरीके से ये जो मुख गुहा होती है उसमें कुछ एंजाइम्स और हार्मोन होते हैं जिनके अपने अपने काम यहाँ देख रहे हैं कि टाइलिन का काम सबसे पहले, इमाइलेज का काम होता है भोजन को मंड के रूप में बदल देने का काम होता है। और ये फिलहाल जो होते हैं उनमें अन्य, जैसे इमाइलेज हो गया, थायोसाइनेट हो गया। तो यहाँ पर थायोसाइनेट जो होता है, भोजन जो दूषित भोजन होता है या फिर उसमें बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, उनको ये नष्ट करने का काम करता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, एक होता है लाइसोजाइम, एक और होता है थायोसाइनेट के बाद कौन होता है? लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम ये एंजाइम्स क्या काम करता है? ये भी भोजन के बैक्टीरियाओं को नष्ट करता है। तो दो याद कर लीजिए, दो ये भोजन को मंड बनाने में सहायता करते हैं और ये दो क्या करते हैं? भोजन के बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपकी ग्रंथि होती है, जैसे यहाँ पर बात की जा रही कि हार्मोन किस तरीके से अलग होते हैं, तो इन्हीं ग्रंथियों में सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम लोग की ये जो पैरोटिड ग्रंथि आप देख रहे हैं, ये मानव शरीर में, ये पैरोटिड की बात हो रही है, ये मानव शरीर की अगर बात की जा रही है तो मानव शरीर में ये कहाँ पाई जाती है? ये जो ग्रंथि होती है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो उसके बारे में आप सबसे पहले देखेंगे। पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है, इसको अल्फा इमाइलेज कहते हैं। और ये ग्रंथि अगर हम बात करेंगे सबसे पहले ये कहते नहीं पैरों, यानी कि ये आपके कान के नीचे जिसे कहते हैं सबमेंडुलर, कान के नीचे ये जो आपके पैर होते हैं यानी कान के नीचे, ये कह सकते हैं, इसको नोट कर लेना, कान के नीचे पाई जाती है। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये जो मुख का जबड़ा होता है तो उसमें जो कान के पिछले जबड़े के पीछे ये पाई जाती है, जो कान के नीचे कहा जाता है। पैरोटिड ग्रंथि में क्या करेंगे? कान के नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, पाई जाती हैं और इनका काम यही पाचक रसों, हार्मोन्स का ये जो देख रहे हैं ना, इन्हीं का स्राव करना इनका काम होता है। अब फिर से देखेंगे, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सबमेंडिबुलर, जो कि बात यहाँ की जा रही, ये कहाँ पाई जाती है? तो इसको इधर नोट कर लेते हैं।
सबमेंडिबुलर यानी कि जो सेकेंड नंबर की आपकी होती है, ये निचले जबड़े यानी कि आपके मुख के निचले जबड़े में पाई जाती है। इसको बोलते हैं निचला जबड़ा, निचला जबड़ा, ठीक है। निचला जबड़ा या निचले जबड़े में पाई जाती है, ठीक है, ऐसा आप नोट कर लीजिएगा। ये निचला जबड़ा होता है जहां पर ये पाई जाती है, ठीक। अब बात करते हैं ये वाली जो आपकी ग्लैंड्स होती है ये कहाँ पाई जाती है। तो अब सीधी सी बात आती है गलफड़ों, जिसे कहते हैं जीभ के दोनों ओर। ये जीभ के दोनों ओर पाई जाती है, दोनों ओर। मगर ये कहाँ होती है, ये नीचे की तरफ होती है, ठीक है। ये साइड में दोनों ओर ये जीभ के पाई जाती हैं और ये बिल्कुल निचले जबड़े से जुड़ी ग्रंथियां होती हैं। और कान के नीचे पाई जाने वाली ग्लैंड्स का नाम क्या होता है, पैरोटिड। वास्तव में अगर हम परीक्षा की बात करें तो अब तक की सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली जो ग्लैंड्स है वो पैरोटिड है। पेपरों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पैरोटिड ग्रंथि का पूछा जाता है। इससे क्या स्रावित होता है, हार्मोन का नाम पूछे तो आपको यही बताने हैं। दूसरा प्रश्न आता है पैरोटिड ग्रंथि जो पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है, पैरोटिड ग्रंथि कौन से प्रकार की जो ग्रंथि है, तो स्लाइवरी ग्लैंड्स आपको बोलने हैं और कितनी पाई जाती है, तो आपको पूरा का पूरा जवाब कर देना। मगर यहाँ पर सबमेंडिबुलर दूसरे नंबर पर पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके जस्ट बाद हम लोग आ जाते हैं अपने कौन से पे भाई, ये आपकी हो गई लार ग्रंथियां स्लाइवरी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने लीवर की। तो बिल्कुल नोट्स कर लीजिएगा, नोट कर लेंगे क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इसे हटा रहे हैं जिसमें कि हम लोग अब अपने लीवर को देखेंगे, ठीक है। लीवर के बारे के क्वेश्चनों को पहले देखेंगे तो नोट कर लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हमने तो थोड़ा सा हटा दिया मगर नोट कर लेना आप लोग। ये आप हम लोग देखते हैं लीवर। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही आ जाता है कि जो लीवर होता है ये पेरिटोनियम झिल्ली से ढका होता है। ये क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण मानव शरीर की वो पाचन ग्रंथि होती है जिसमें बहुत से पाचक छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि काम क्या करती हैं, बिल्कुल यही पाचक रसों का जो है स्राव करती हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये हम करेंगे कि ये जो हमारा यकृत होता है जिसे लीवर कहते हैं, जिसे जिगर भी कहते हैं, ये कौन सी झिल्ली से ढका रहता है, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। ये पेपर में पूछा जा चुका है भाई, नोट कर लेना। पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं इसको, पेरिटोनियम झिल्ली से ढका। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि बिल्कुल शॉर्टकट में ये काहे से ढका रहता है, पेरिटोनियम नामक एक झिल्ली होती है जो उसके आवरण से बिल्कुल ढका हुआ होता है। अब दूसरा प्रश्न की अगर हम बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है, इसी लीवर से अगर हम बात करें तो हिपैरिन, कौन सा, हिपैरिन, ये जो एंजाइम आप देखते हैं, हार्मोन देखते हैं, हिपैरिन हार्मोन का स्राव होता है, हिपैरिन हार्मोन का स्राव होता है। अब दूसरी बात आती है कि हिपैरिन हार्मोन का स्राव तो होता है मगर इस हिपैरिन का काम क्या होता है, इस हिपैरिन का काम क्या है। हिपैरिन हार्मोन वो हार्मोन होता है जो हमारी रक्त की जो वहिकाएं होती हैं, ठीक है, रक्त की जो वहिकाएं होती हैं उन वहिकाओं के अंदर खून को जमने से रोकने का काम करता है। यानी कि यहां नोट किया जा सकता है रक्त की वहिकाओं में खून जमने से रोकना, नोट कर लें बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने देखा कि हिपैरिन वेरी मोस्ट हार्मोन होता है, ये कहाँ से पाया जाता है, ये हमारे लीवर में पाया जाता है और इसका काम क्या होता है, खून की जो हमारी नलियां होती हैं, जो वहिकाएं होती हैं, यानी खून जिससे बहता है उनमें खून को जमने से रोकती हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इस लीवर मानव शरीर का ये ऐसा अंग होता है, लीवर मानव शरीर का ऐसा अंग होता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है पुनरुद्भवन, क्या कहते हैं इसको, पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है, इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि
यहाँ जो बात आपसे पूछी जा रही है वो थोड़े से दूसरे प्रकार के शब्दों में पूछी जा रही है। मैं अभी आपको दूसरी भाषा में बताता हूँ कि ये जो आपका लीवर होता है, यकृत होता है या जिगर होता है, इसमें पुनरुद्ध भवन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब होता है ये एक ऐसा अंग होता है जो बिगड़ भी बहुत जल्दी जाता है और ये बन भी बहुत जल्दी जाता है। यानी कि जरा से इलाज में ये ठीक भी हो जाता है मगर जरा सी लापरवाही में ये खराब भी हो जाता है। तो शीघ्रतम बनने और बिगड़ने की कैपेसिटी किसमें पाई जाती है? तो याद कर लेना, लीवर में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर चलते हैं। क्वेश्चन आता है कि ये लीवर एक इस प्रकार का अंग होता है जिसमें यदि बात की जाए कि जो बच्चे, यानी कि अजन्मे, ऐसा नोट कर सकते हैं, अजन्मे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, अजन्मे बच्चे, या ये कह सकते हैं ऐसा बच्चा जो माँ के गर्भ में अभी पल रहा है जिसके बोन मैरो का निर्माण नहीं हुआ है, यानी जिन बच्चों में बोन मैरो विकसित नहीं हुए हैं, अस्थिमज्जा विकसित नहीं हुई है, उनमें रक्त का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? तो वो होता है बिल्कुल लीवर में होता है। अजन्मे बच्चों या अविकसित बोन मैरो, ठीक है, अविकसित बोन मैरो यानी अस्थिमज्जा में रक्त का निर्माण लीवर में होता है, यानी कि जैसा कि अभी आपने देखा है कि जो बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं उनके बोन मैरो नहीं होते, क्योंकि बोन मैरो उन्हीं हड्डियों में होता है जो मोटी और खोखली होती हैं। अस्थिमज्जा उसी में होती है जो मोटी, मगर बच्चे में जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ही पतली और मुलायम होती है, जिसमें अस्थिमज्जा का ज़्यादा विकास नहीं होता है। तो जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक अधिकांश खून कहाँ पर बनता है? याद कर लेना, लीवर में उसका खून बनता है। जबकि एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो वो अस्थिमज्जा या फिर बोन मैरो में उसका रक्त बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लीवर होता है एक विशेष प्रकार का अंग है, क्योंकि इसमें यदि हम बात करें तो ये जो हमारे विटामिन होते हैं, विटामिन ए और विटामिन डी जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर मूल रूप से अगर बात करें तो वही बात आती है कि लीवर में विटामिन जिसे कहते हैं विटामिन ए, और इसके साथ यदि हम बात करते हैं विटामिन ए व जो आपका डी होता है, यहाँ विटामिन ए और डी ये जो दोनों होते हैं ना, इनका विटामिन ए व डी का, ऐसा नोट कर लीजिएगा, का यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, भंडार भी होता है प्लस और क्या होता है? इनके भंडार के साथ साथ यहाँ इनका संश्लेषण भी होता है। दोनों बातें नोट कर लेना है आपको। क्या करना भाई? दोनों बातें नोट कर लेना है। यहाँ विटामिन का भंडार प्लस संश्लेषण जिसे कहते हैं ये होता है, ठीक है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि विटामिन ए का भंडार मानव शरीर में कहाँ पर होता है? नोट कर लेना आप लोग। विटामिन ए ही नहीं, आप केवल ए याद नहीं करेंगे, आप डी भी याद करेंगे, क्योंकि मानव के शरीर में यहाँ पर अगर हम भंडार की बात कर रहे हैं तो कौन सा भंडार हो रहा है सबसे ज्यादा मानव शरीर में विटामिन ए का भंडार होता है और सेकेंड नंबर पर भंडार होता है डी का, ठीक है। जबकि जो अन्य विटामिन होते हैं उनका भंडार यहाँ पर न के बराबर रहता है या फिर नहीं होता है। ये एक प्रश्न और आता है, यहाँ से बिल्कुल अलग है, पूछा जाता है मानव शरीर का वो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका जो है मानव शरीर से उत्सर्जन अति शीघ्र हो जाता है, यानी कि वो मानव शरीर से बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, बहुत जल्दी वो संश्लेषित होकर खत्म हो जाता है। तो मानव, फिर से एक बार क्वेश्चन को सुनिएगा, मानव शरीर में वो कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि शीघ्रतम उत्सर्जित हो जाता है? उसे क्या कहते हैं? शीघ्रतम उत्सर्जित होने वाला विटामिन, ठीक है। शरीर से शीघ्रतम उत्सर्जित, ठीक है, उत्सर्जित विटामिन नोट कर लेना। ये अलग जगह का प्रश्न है तो आंसर विटामिन सी होता है।
जिसका उत्सर्जन सर्वाधिक यूरिन से लेकर के रेक्टम मलाशय के द्वारा यानी मल के द्वारा, ठीक है, यूरिन के द्वारा, मल के द्वारा, और जिसे स्वेद ग्रंथियां कहते हैं, पसीने के द्वारा सबसे ज्यादा मानव शरीर से उत्सर्जित होने वाला अगर कोई विटामिन है तो वो होता सी। इसलिए विटामिन सी का कोई भंडार मानव के बॉडी के अंदर दिनों तक नहीं होता, यानी अधिक दिनों तक बिल्कुल नहीं होता है। यह बहुत ही जल्दी अति शीघ्रतम बॉडी से बाहर हो जाता है, यानी उत्सर्जित हो जाता है। मगर मानव शरीर में सर्वाधिक दिनों तक अगर किसी का भंडार किया जा सकता है तो वो ए का किया जा सकता है या फिर डी का किया जा सकता है। ये दोनों यहाँ पर भंडार के साथ साथ क्या होते हैं, संश्लेषित भी होते हैं, यानी इनको यहाँ पर पचाया भी जाता है। दो काम यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इस लीवर में हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि अन्य काम जो होते हैं वो क्या होते हैं। इसी लीवर में ये जो हमारे रक्त का थक्का बनाने वाले एंजाइम होते हैं, जो हार्मोन होते हैं, उन एंजाइमों का स्राव भी यहीं पर होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे फाइब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से शुरू करेंगे। लीवर में फाइब्रिनोजन का स्राव होता है। हमारे लीवर में फाइब्रिनोजन का स्राव होता है और किसका होता है, प्रोथ्रोम्बिन का होता है। प्रोथ्रोम्बिन जिसे कहते हैं, ये प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन कहाँ पाई जाती हैं, ये प्रोटीन्स ब्लड में पाई जाती हैं, मगर ये बनती कहाँ पर हैं, आप बिल्कुल नोट कर लेना, ये बनती हैं लीवर में। इनका निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। और ये प्रोटीन अगर इनके साथ बात करेंगे, इन दोनों का यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं, इन दोनों का यहाँ पर भंडार रहता है, मगर ये चलती किसके साथ है, ब्लड के साथ, मगर भंडार के साथ साथ इनका यहाँ पर संश्लेषण भी हो जाता है। अगर ये अधिक हो गई तो क्या होता है, संश्लेषित हो जाती है, ठीक है। और इनका भंडार भी कहाँ होता है, यकृत में, और बनती कहाँ भी है, यकृत में ही इनका निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं। अच्छा, अब प्रश्न आता है कि ये जो दो प्रोटीन्स जैसे देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि एक है फाइब्रिनोजन, एक है प्रोथ्रोम्बिन, इनका मुख्य काम क्या होता है, तो इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाने में सहायता करना, ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में सहायता करना, ठीक है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, सुपर। मगर यदि बात की जाती है इनके साथ कौन सा विटामिन लगता है, तो इनके साथ विटामिन के लगता है। यानी इनके साथ अगर बात करी जाए विटामिन, वो कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, तो विटामिन के, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, विटामिन के को आप लोग प्रोथ्रोम्बिन के नाम से, यानी प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन, क्योंकि यहीं पर इनके ये जो हार्मोन होते हैं इसी से इनका स्राव ज्यादा होता है, ठीक है। तो इनको स्टेट है, यानी कि अगर सभी विटामिनों का आप नाम जानना चाहते हैं, यानी कि ए से लेकर के डी तक, तो जैसे कि यहाँ पर के की बात आई, ए की बात आई, डी की बात आई, सी की बात आई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3-3, 4-4 विटामिन हो चुके हैं और 6 ही विटामिन होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल अति शीघ्र आप देख भी लीजिएगा कि कैसे आपको याद करने हैं विटामिनों के नाम। तो जैसे सबसे पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही विटामिन होते हैं, ज्यादा नहीं है, 6 हैं केवल। अब देखना यहाँ पर आपका विटामिन ए हो गया, ये हो गया बी, ये सी, और ये डी, ई, और ये क्या हो गया, के हो गया। तो अब सबसे पहले ये हो गए विटामिन के नाम, और ये हो गए इनके केमिकल नेम। केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम, ठीक है। तो रासायनिक नाम की बात करेंगे, रासायनिक नाम कैसे तैयार करने हैं, नोट कर लेना, बिल्कुल नोट कर लेना। इनको हम क्या बोलते हैं, रेथास्केटे, ठीक है, रेथास्केटे। और उसके बाद डी को क्या बोलते हैं, कैल्सी, ठीक है। इस ये होता है और ये होता है के, एक एक अक्षर को उठाएंगे, रेथास्केटे, और इसको बोलते हैं फ्लोक्विनोन।
जो कि यहाँ फाइब्रिनोजन और फाइब्रिनोजन के साथ प्रोथाम्बिन हार्मोन का काम करता है या उसका निर्माण तेजी से करता है। यानी कि ये जब बॉडी में होता है तो ये दो हार्मोन बहुत तेजी से स्रावित होते हैं। अगर विटामिन के नहीं होता है तो ये जब स्रावित नहीं होते हैं, इसीलिए रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेथास्कैटे, और इसका नाम नोट कर लें बिल्कुल, यानी कि फ्लैक्विनोन, ये पूरा नाम हमने बता दिया। यानी कि ये जो विटामिन डी होता है इसका नाम ये जो के होता है इसका नाम क्या होता है, फ्लैक्विनोन होता है। कैसे तैयार करना, रेथास्कैटे फ्लैक्विनोन, रेथास्कैटे फ्लैक्विनोन। रे से क्या होता है, रे से होता है रेटिनॉल होता है। ठीक है, था से क्या होता है, थाइमीन होता है। वैसे यहाँ पर छोटी का प्रयोग करते हैं, थाइमीन इसका नाम होता है। ये क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है। इसका नाम क्या होता है, इसका होता है भाई कैल लिखा है सीफेरॉल, नोट कर लेना इसको, सीफेरॉल कहते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और टे लिखा है कोफेरॉल कहते हैं, कोफेरॉल के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये हो गए विटामिन नेम, ये हो गए केमिकल नेम। ठीक है, कुल कितने हैं, 6 हैं। तो विटामिन के का भी आपने कंप्लीट कर लिया और सारे के सारे प्रोटीनों के जो हैं नाम कंप्लीट कर लिए। अब कंप्लीट करें तो चाहो तो एक सेकेंड में आप इनके रोग भी कंप्लीट कर ले, क्योंकि अब इसमें टाइम ही क्या लगेगा। इससे क्या होता है, इससे आंख में रतौंधी, जिसे क्या कहते हैं, रतौंधी रोग होता है, जिसे कहते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, रतौंधी के नाम से इसे जानते हैं। थाइमीन से कौन सा रोग होता है भाई, बेरी नामक रोग होता है, जिससे मसल्स ढीले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, बॉडी बिल्ड का काम यहाँ पर नहीं हो पाता है। और दूसरा स्कॉर्बिक, इसमें क्या होता है, इसमें मसूड़ों का रोग होता है, स्कॉर्बिक यानी स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी ये रोग मसूड़ों से खून आने देता है लगातार, और वो धीरे धीरे जो है ये मसूड़ों को नष्ट करता है। कैल्सीफेरॉल, इसमें सूखा रोग होता है। कौन सा सूखा रोग होता है, रिकेट्स रोग के नाम से जाना जाता है। टेकोफेरॉल इससे होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यानी कि जनन क्षमता में कमी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, जनन शक्ति जो होती है में कमी। ठीक है, में कमी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों में होता है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों में होता है। तो अगर ये 2 में होता है, 1 नंबर अगर स्त्री की बात करते हैं तो अगर स्त्री में होगा तो इसे हम बोलेंगे यानी कि बांझपन। क्या बोलेंगे, इसे बांझपन कहेंगे। और अगर नंबर 2 ये पुरुष में हो रहा है, यानी ये जो कमी हो रही है, विटामिन ई की कमी जो हो रही है, अगर ये पुरुष में हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे नपुंसकता। ठीक है, नपुंसकता के नाम से इसे जाना जाता है। तो पुरुषों में क्या होता है, बिल्कुल याद कर लेना, नपुंसकता, और स्त्रियों में क्या होता है, बांझपन, यानी कि बच्चे के जन्म देने के लिए कैपेसिटी पूरी नहीं तैयार हो पाती, इसे हम लोग कहते हैं। तो बिल्कुल जल्दी से वापस आ जाते हैं अपने, कहाँ पर, लौट आते हैं अपने लीवर पर। भाई जल्दी से लौटे। अब अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि जब हम अपने लीवर की बात कर रहे हैं तो इसका मुख्य कार्य होता है कि रक्त का थक्का जो है न जमने देने में काम करता है। इसका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। मगर किसकी बात हो रही है, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये कहाँ से प्राप्त होती हैं, लीवर से। इनका संश्लेषण और भंडार कहाँ होता है, इसी लीवर में होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले इसी प्रश्न पर चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यही आंसर करना है। क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन आप करेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी, क्या कर देना है, सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी है, यही लीवर है। मानव जिसके वजन की अगर बात करें, अगर इसका वेट तो 1.6, अगर केजी से लेकर के बात करते हैं 1.6 केजी इसका शुरुआत मान ली जाती है।
से लेकर के 2 kg के बीच में इसका वजन होता है, यानी कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन फिर उठाइएगा। अब बात करते हैं कि इस लीवर का अगला काम क्या होता है। तो लीवर का अगला काम ये होता है कि मानव शरीर में भोजन को पचाने के लिए ये जो छोटी आंत नहीं होती है उसके लिए ये पित्त रस का निर्माण करता है। यानी कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसका काम होता है मृत आरबीसी को विघटित कर देता है। मृत यानी मरी हुई आरबीसी, क्योंकि हम लोग अपने अगले चैप्टरों में फिर पढ़ेंगे कि ये जो आपका आरबीसी होता है, लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड सेल्स, तो ये रेड ब्लड सेल्स 100 से लेकर के 120 दिन में इनकी क्या हो जाती है, इनकी हो जाती है मृत्यु। तो मृत्यु जब हो जाती है तो रहती तो बॉडी के अंदर ही है। तो ये क्या काम करता है, ये जो लीवर है ये काम क्या करता है, इन मृत, इनको क्या कहते हैं, मृत आरबीसी कितने दिन में मर जाती है वो भी नोट कर लीजिएगा। यानी कि 100 से 120 दिन में ये मृत हो जाती है, को ये उठा करके 2 अलग अलग जो है पार्ट में इनको बनाता है। तो सबसे पहले इनको हम क्या कहते हैं, पित्त रस के 2 घटक होते हैं, है ना। पित्त रस के 2 घटक याद कर लेने हैं। तो सबसे पहले विलुब्रिन और वर्णक होते हैं, और विलवर्डिन जिसे कहते हैं, विलुब्रिन और विलवर्डिन। ठीक है, तो क्वेश्चन आप कैसे नोट करेंगे, लिखें लीवर, नोट कर लें, लीवर मृत आरबीसी, ठीक है, मृत आरबीसी को, मृत आरबीसी को संश्लेषित कर 2 पित्त वर्णक, ये क्या होते हैं, पित्त वर्णक होते हैं। यानी कि पित्त रस के वर्णक जिसे कहते हैं, तो पित्त रस के ये वर्णक होते हैं 2, कौन कौन से, ये पित्त रस के जो वर्णक हैं उनके नाम नोट कर लें। एक का नाम होता है विलवर्डिन और एक विलुब्रिन। ठीक है, विलवर्डिन एक होता है, ध्यान रखना, और एक होता है विलुब्रिन। विलवर्डिन और विलुब्रिन के नाम से इसे जाना जाता है। ये बनते हैं, और उसके बाद क्या बन जाता है, इन्हीं दोनों से बन जाता है जिसे आप कहते हैं पित्त रस। ठीक है, तो अब प्रश्न आपको समझ में आया कि हमारे मानव की जो आहार नाल होती है, तो छोटी आंत में सबसे पहले क्या मिलाया जाता है, तो ऊपरी हिस्से में सबसे पहले डायोडिनम जिसे तुम कहते हो, ऊपरी हिस्सा डायोडिनम कहलाता है या ग्रहणी कहलाता है, उसमें सबसे पहले पित्तरस मिलाया जाता है। किसके द्वारा मिलाया जाता है, तो आपका जवाब आएगा लीवर द्वारा मिलाया जाता है। मगर इस लीवर ने पित्तरस कहां से बनाया, तो वो बनाया मरी हुई रेड ब्लड सेल्स, यानी कि डेड जो ब्लड आपकी सेल होती हैं उनको उठा करके संश्लेषित कर देता है, और संश्लेषित करने पर 2 अलग अलग पित्त वर्णक बनाता है, विलवर्डिन और विलुब्रिन। इन दोनों से बन जाता है पित्तरस, और जिसे मिला दिया जाता है छोटी आंत में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर चलते हैं। अब प्रश्न आता है कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्रंथि हमारी होती है, इनमें ग्लूकोज को किस रूप में भंडारित किया जाता है। ये हमारा जो लीवर होता है, अब बात हम लोग कर रहे हैं अपने लीवर की ही बात कर रहे हैं। लीवर ग्लूकोज को, जैसे कि अभी बात की गई, ठीक है, ग्लूकोज को किस रूप में भंडारित करे रखता है अपने अंदर। ठीक है, ये जो पेरिटोनियम झिल्ली होती है ये ढके रहती है तुम्हारे लीवर को, और इस लीवर के अंदर जो भंडार होता है, जैसे आपने आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज ले लिया, ठीक है, यानी कि जो आपने ग्लूकोज लिया वो किस आवश्यकता से, 1 दिन की आवश्यकता से है अधिक, तो आप क्या करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका भरा रहता है, इसे हम लोग पित्त रस कहते हैं, नोट कर लेना। ठीक है, तो भरा रहता है। तो लीवर ग्लूकोज को किस रूप में भंडारित करता है, तो बिल्कुल नोट कर लें, ग्लाइकोजन के रूप में करता है। ठीक है, नोट कर लेना, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित, ये नोट करना है। ठीक है,
किस रूप में भंडारित करता है? ये जो हमारा लीवर होता है ये ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित कर लेता है, मगर ये आवश्यकता से अधिक होता है। जितनी हमें कैलोरीज चाहिए उतनी कैलोरीज के बाद यदि ग्लूकोज बॉडी में बचा है तो कहाँ रुका रहेगा, कहाँ भंडारित रहेगा? याद कर लेना है, लीवर में ही भंडारित बना रहता है। मगर ये ग्लाइकोजन के रूप में ये क्या होती है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है शर्करा कार्बोहाइड्रेट। यानी कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा शर्करा खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो क्या बनेगा? लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, शर्करा से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। जैसा कि आपने क्लास के प्रारंभ में ही पढ़ा था कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें निकलने वाला टाइलिन एमाइलेज जो होता है वो भोजन को मंड के रूप में बदल देता है और मंड को फिर जो है क्या बना दिया जाता है, यानी स्टार्च को क्या बना दिया जाता है? माल्टोज बना दिया जाता है। और फिर माल्टोज को क्या बना दिया जाता है? माल्टोज को ग्लूकोज बना दिया जाता है। परंतु बॉडी ये कह रही है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कहीं आपके बॉडी में ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट आपने खाया है, यानी आपने चीनी ज्यादा खाई, शक्कर ज्यादा खाई, गुड़ ज्यादा खाया, या मीठी चीजें चुकंदर से लेकर के आलू इस तरीके की चीजें ज्यादा खा ली, मक्का ज्यादा खाया, तो इनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गया तो ग्लूकोज भी तो ज्यादा बनेगा। तो जो ज्यादा बनेगा वो आपके लीवर में किस रूप में भरा रहता है? याद कर लेना, ग्लाइकोजन के रूप में। मगर ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लासों में आपने पढ़ा था कि यहाँ पर ये जो भोजन होता है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसका जब दहन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जब हमने सेल्स की क्लास पढ़ी थी तो उसमें आपने पढ़ा था सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा भरी होती है वो एटीपी के रूप में भरी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में वहां पर ऊर्जा का भंडार होता है। परंतु यहां बात की जा रही है लीवर में ग्लूकोज का जो भंडार होता है वो किस रूप में होता है। तो ये क्वेश्चन, अब इसकी जस्ट बाद हम लोग देखते हैं कि इनका काम क्या होता है, यानी कि इस लीवर का अगला एक मेन काम क्या होता है, ये क्या करता है। तो यहां ध्यान रखें, ये प्रोटीन का भी संश्लेषण कर लेता है। यानी कि क्वेश्चन आता है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है, कौन सी वाली? प्लाज्मा, ध्यान रखना, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये जो खून में प्लाज्मा होता है या प्लाज्मा में जो खून के कण होते हैं तो उसमें जो अधिक प्लाज्मा होती है उसका क्या करता है? संश्लेषित ये कर लेता है, उसको बना लेता है। मगर अब हम लोग चलते हैं, ये रहा आपका जो है लीवर का काम क्या है। आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये क्या काम कर रहा होता है और भोजन को पचाने के लिए कई प्रकार के हार्मोन और जो एंजाइम्स का स्राव भी करता रहता है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले घटक की ओर। जैसा कि अभी आपने सबसे ऊपर देखा था कि लास्ट में बचा है, जिसे हम लोग तीसरे नंबर का कहते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, तो ये आपका बचा है कौन सा नंबर? देखे भाई, जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय कहते हैं। तो बिल्कुल यहीं से हम लोग अग्नाशय को देखेंगे। जैसा कि आपका ये जो दिख रहा है, 1 मिनट नोट कर सकते हैं आप लोग। तो इधर हमने इसको हटा दिया। अब आ जाते हैं हम अपने पैनक्रियाज अग्नाशय की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले अग्नाशय की तरफ आते हैं और अग्नाशय के बारे में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है, ये जो अग्नाशय होता है इसे क्या कहते हैं? पैनक्रियाज कहते हैं। और आमाशय से ही जुड़े हुए, लीवर से ही जुड़े हुए पाचन ग्रंथियां जो होती हैं आपकी, वो जठर ग्रंथियां भी होती हैं छोटी छोटी, जिनसे जठर रस का स्राव होता रहता है। जठर रस या जठर जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक ज्यूस जो होता है वो जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक है, जैसे रेनिन, पेप्सिन। ठीक है, रेनिन, पेप्सिन ये कहाँ से? जठर ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। अब बात करते हैं कि पैनक्रियाज जो आपका होता है, जिसे हम पैनक्रियाज कहते हैं, तो बस इसमें छोटा सा पॉइंट आपको याद कर लेना है। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती। क्या करना है? ये मानव शरीर की दूसरी, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे।
मानव शरीर की सेकंड नंबर की ग्रंथि होती है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मगर ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरा पॉइंट आप फिर याद कर सकते हैं कि ये जो पैनक्रियाज होता है, जिसे हम पैनक्रियाज कहते हैं, ठीक है, क्रियाज, ये एक ऐसी ग्रंथि होती है जो कि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों होती है। यानी कि पैनक्रियाज अंतःस्रावी करेंगे, ठीक है, इसको क्या नोट करेंगे, अंतःस्रावी करेंगे, और ये बहिस्रावी भी होती है। कैसी होती है, बहिस्रावी भी होती है। ये ऐसी बॉडी की ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है। मगर एक छोटी सी बात आ जाती है कि जो बहिस्रावी होती हैं वो नलिका ही, अगर बात करें जिसे बहिस्रावी कहते हैं, जो शरीर के बाहर बहता है, तो वो नलिका युक्त होता है। क्या होता है? और जो अंतःस्रावी होती हैं, जैसे हम बात करें अंतःस्रावी, तो वो नलिकाहीन होती हैं। जो बॉडी के अंदर होती हैं वो नलिकाहीन, जैसे कहते हैं ना, नलिकाहीन होती हैं, और ये नलिका युक्त होती हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये जान लीजिएगा, जो भी एंजाइम्स या हार्मोनल इनका स्राव करने का काम होता है, तो वो जब अंतःस्राव करती हैं तो वो नलिकाओं के माध्यम से करती हैं, मगर जब बहिस्राव करती हैं तो ये यानी कि नलिकाहीन, यानी कि नलिकाओं के द्वारा नहीं करती हैं। और ये बहिस्रावी ग्रंथि जब होती हैं तो ये नलिकाओं के माध्यम से स्राव करती हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि हमारे मानव शरीर में एक हार्मोन होते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा नलिकाहीन की जहां बात आती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला ये जो पैनक्रियाज होता है, इससे निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो कौन से होते हैं? मेन हार्मोन जो आपके होते हैं वो होते हैं ग्लूकागान। आपने नाम इसका पढ़ा होगा, ग्लूकागान कहा जाता है और इंसुलिन कहा जाता है। ग्लूकागान कहते हैं, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है इंसुलिन, इंसुलिन कहते हैं। इनका काम यहाँ पर होता है। तो अब हम जल्दी से देखते हैं कि इस पैनक्रियाज का जो काम होता है इंसुलिन का स्राव करना, वास्तव में इंसुलिन का जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं बिल्कुल क्लास के अंत में कि इंसुलिन मानव शरीर में शर्करा का नियंत्रण करता है। ये क्या काम करता है? ये करता है शर्करा, जिसे कहते हैं शर्करा का नियंत्रण करता है। यानी मानव शरीर में जो ग्लूकोज होता है उसके लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। यदि चीनी की मात्रा, शुगर की मात्रा बढ़ रही है तो यह इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है कि उसे कंट्रोल कर लेता है। मगर यदि कहीं मानव शरीर में इंसुलिन की कमी आने से, अगर इसकी कमी आ गई तो रोग जो होता है, कमी से जो रोग होता है वो क्या होता है? डायबिटीज, यानी कि मधुमेह कह सकते हैं, मधुमेह के नाम से जानते हैं। ये किसकी कमी से होता है? इसी इंसुलिन। क्योंकि मानव शरीर में यदि हम बात करेंगे आलू, चुकंदर और मक्का, चीनी, गुड़, इनमें वैसे तो भारी मात्रा में, वैसे गुड़ में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, शर्करा कम होती है, मगर इनमें जो मिठास आपको मिलती है वो कंट्रोल कौन करता है? तो यही इंसुलिन करता है। इसका स्राव कहाँ से होता है? इसका स्राव होता है पैनक्रियाज से होता है, यानी कि जिसे आप लोग क्या कहते हैं? अग्नाशय। इसीलिए इसको अग्नाशयिक रस भी कहते हैं, जैसे कि ग्लूकागान और इंसुलिन। तो आज की क्लास में बस इतना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।